तो दक्षिण एशिया क्या है? एक भौगोलिक क्षेत्र है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि पश्चिम एशिया एक तरफ, पूर्वी एशिया एक तरफ, बीच में मध्य में हिंद महासागर नीचे, और भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। दक्षिण एशिया जो है वह सार्क देशों का एक गुट है। सार्क, SAARC। अब ये सार्क क्या है, इस पर हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, पर भी हम जान लें कि ये सार्क जो है ये एब्रिविएशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इतना लंबा नाम है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी साउथ एशिया के लोगों का एसोसिएशन है, गुट है। और इसमें साथ ही एक दक्षेश भी है, दक्षिण क्षेत्र। इसमें 8 देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। अब थोड़ा हम स्टैटिस्टिक्स की ओर जाते हैं, थोड़ा डेटा की ओर जाते हैं। तो यदि डेटा की बात करें तो दक्षिण एशिया का कुल जो क्षेत्रफल है वो 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है, यानी विश्व का एक काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल यहाँ पर है। और विश्व की कुल जनसंख्या का 1/6 यहाँ स्थित है। ख्याल करेंगे इसमें चीन शामिल नहीं है, हम एशिया की बात नहीं कर रहे हैं, दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं। तो जहाँ 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है उसमें विश्व का 1/6 हिस्सा यहीं रहता है, इस क्षेत्र में है। आज की यदि बात करें तो वर्तमान में दक्षिण एशिया की आबादी 1.64 बिलियन, इसका 40% हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे है। मैंने आपको कहा था ना कि इस क्षेत्र की जब बात करते हैं तो विकास, उन्नति की तुलना में संघर्ष, हिंसा ये कुछ ज़्यादा ही हावी है। परिणाम क्या है? 40% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। 1.64 बिलियन की आबादी का 40%, लगभग आधे से थोड़ा कम, गरीबी रेखा से नीचे है। दक्षिण एशिया में विश्व के 1/3 गरीब निवास करते हैं। इस बात को देखिए, ये बहुत अहम आपके लिए जानकारियां हैं कि हमारा क्षेत्रफल कितना है और उस क्षेत्रफल में दुनिया का 1/6 जनसंख्या यहाँ रहती है। वो 1/6 जनसंख्या कितनी है? 1.64 बिलियन। उस 1.64 बिलियन में 40% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। 40%, यानी लगभग 70 मिलियन, यदि हम ऐसा बोलें तो वो गरीबी रेखा से नीचे। और जानते हैं ये जो संख्या है गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की, ये संख्या विश्व की 1/3 जनसंख्या के बराबर है। 1/3 गरीब। विश्व के हर 100 गरीब में 35 से ज़्यादा गरीब साउथ एशिया में हैं। पूरे विश्व के हर 100 गरीब में 35 से ज़्यादा गरीब साउथ ईस्ट एशिया के इन 8 देशों में हैं। और इसमें भारत का भी काफ़ी योगदान है यदि मैं बात करूं तो। अब ये हुई जनसंख्या की बात, और जनसंख्या की स्थिति कितनी निराशाजनक है आपको बताया। एशिया का कुल राष्ट्रीय उत्पाद मात्र $2.28 ट्रिलियन है। कुल राष्ट्रीय उत्पाद, ये इकोनॉमिक फिगर है, मात्र $2.2 ट्रिलियन। अभी भारत की वर्तमान सरकार ने जो लक्ष्य रखा है कि अगले 3 वर्षों में हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन ले जाएंगे।
केवल अपने देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन, लेकिन फिलहाल स्थिति क्या है? 8 देशों की कंबाइंड जो राष्ट्रीय उत्पाद की बात करें तो वो तो आज तो केवल 2.28 है, 2.28 ट्रिलियन डॉलर। विश्व की 16% जनसंख्या दक्षिण एशिया में है। मैंने आपको बताया ना, 1/6 हिस्सा ये दक्षिण एशिया में है। अब दक्षिण एशिया में जहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या रह रही है, वहाँ पे विश्व के कुल उत्पाद मात्र 2% है। विश्व का सकल उत्पाद 2% भार एशिया में, मात्र 2%। यानी विकास में इस क्षेत्र का, विश्व के विकास में इस क्षेत्र का योगदान नगण्य है, बहुत कम है। औसत आय की यदि बात करें तो 1422 डॉलर थी 2012 के अनुसार। 2012 के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों की औसत आय 1422 डॉलर में है। दक्षिण एशिया में पहली समस्या हमने देखी जनसंख्या की, दूसरा हमने देखा गरीबी की, तीसरी समस्या हम देख रहे हैं कि विकास के नाम से नगण्य है, मात्र 2% विश्व के सकल उत्पाद में हमारा योगदान है। चौथी बात जो हमने जानी कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी कितनी नीचे है, 1422 डॉलर। इस पे हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। अगली बात जो चिंता की है, बेरोजगारी। जहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे इतने लोग हैं तो स्वाभाविक रूप से इसका एक कारण बेरोजगारी भी होगा। बेरोजगारी यहाँ अपनी चरम सीमा पर है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, भयावह है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट जो है, वर्ल्ड बैंक, उसकी एक रिपोर्ट में उसने लिखा है कि 40% रोजगार विश्व का इस क्षेत्र में सृजन करना होगा यदि हमें बेरोजगारी की समस्या को कम करना है। तो यदि हमें बेरोजगारी की समस्या पर नियंत्रण करना है तो कितना रोजगार पैदा करना पड़ेगा? 40% रोजगार, विश्व के रोजगार का 40% हमें इस क्षेत्र में पैदा करना पड़ेगा। बहुत बड़ी संख्या है ये, ऐसी जिसे पाना असंभव है। लेकिन मैथमेटिकली ऐसा बताया है वर्ल्ड बैंक ने कि यदि विश्व में बेरोजगारी की समस्या पर लगाम लगाना है तो सबसे ज़रूरी है कि इस क्षेत्र में, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में 40% रोजगार पैदा किया जाए। इस सब के बावजूद दक्षिण एशिया के कई देशों ने ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा उठाया है। इतनी सारी समस्याएं तो हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ मामलों में जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, विश्व की आर्थिक व्यवस्था का एकीकरण जो हुआ है, उसका फ़ायदा मिला। उदाहरण के लिए गत 20 वर्षों में 6% की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई, 6%, विच इज़ प्रेटी गुड, सेटिस्फैक्ट्री। दक्षिण एशिया की जो अच्छी बातें हैं उसमें एक तो ये है कि इन सब के बावजूद विकास दर हमारी अच्छी रही। दूसरी अहम बात जो हमको जानना है, जो अच्छी बात है, वो है कि संसाधन, मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन यहाँ प्रचुर हैं, बहुत हैं। मानव संसाधन अर्थात श्रम, लेबर। जनसंख्या इतनी है कि लेबर की कमी नहीं होगी, मैन पावर की कमी नहीं होगी, श्रम की कमी नहीं है, और प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं, यानी नेचुरल रिसोर्सेस। अंडरग्राउंड जितने भी पदार्थ मिल सकते हैं वो बड़ी भारी मात्रा में यहाँ हैं, बहुत भारी मात्रा में उपलब्ध हैं, चाहे वो लोहा हो, टिन हो, तांबा हो, कांचा हो, सोना हो, चांदी हो, सब भारी मात्रा में उपलब्ध हैं। इसलिए उम्मीद है कि विकास होगा।
इसीलिए उम्मीद है कि इसीलिए विकास की संभावनाएं यहाँ दिखाई देती हैं। और निराशा इस बात को लेके होती है कि इस सब के बावजूद विकास क्यों नहीं हो रहा है। निराशा इस बात को लेकर है क्योंकि हमारे यहाँ संसाधन है, हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन भी है, मानव संसाधन भी है। हमारे यहाँ विकास दर भी अच्छी आई है। ये साबित करता है कि हम चाहें तो कर सकते हैं। वर्तमान में ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल ये अल्प विकसित देशों में आते हैं। भू क्षेत्रफल, जनसंख्या और आधार, भू क्षेत्रफल, जनसंख्या और अर्थव्यवस्था, आधार नहीं अर्थव्यवस्था, क्षेत्रफल के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे और अर्थव्यवस्था के आधार पे भारत जो है वो सबसे अग्रणी है, सबसे बड़ा है। इन 3 मामलों में दक्षिण एशियाई देशों में जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं उनमें भारत सबसे बड़ा है और केंद्र में भी है। 2012 में भारत का उत्पादन जो था 1.97 ट्रिलियन डॉलर था, सकल उत्पादन, जो दक्षिण एशियाई देशों के सकल उत्पादन का 82% था। 82%, वेरी हाई, बहुत ज़्यादा। पर इसका अर्थ ये भी है कि अन्य देश आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं, तभी तो भारत का सकल उत्पादन 82% था टोटल सकल उत्पादन का। तो ये निष्कर्ष जो निकल रहा है, हम एक तरफ बहुत खुश हैं कि हमारा सकल उत्पादन का योगदान सबसे ज़्यादा, और वो भी इतना ज़्यादा कि 82%, लेकिन निराशा की बात, चिंता की बात, हतोत्साहित होने की बात यह है कि मात्र 18% बचा हुआ वो बाकी 7 देशों में उसका उसका योगदान है, जो बहुत शोचनीय है। दक्षिण एशिया की जो कुल आबादी है, अब ये देखिए, ये एक दक्षिण एशिया की जो कुल आबादी है उसका 76% भारत में निवास करता है। दक्षिण एशिया की कुल आबादी का 76% भारत में निवास करता है। बहुत बड़ी जनसंख्या भारत में है। और इसी तरह क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो 73% हिस्सा भारत का है। दक्षिण एशिया के नक्शे को देखें तो 73% हिस्सा भारत, 76% जनसंख्या भारत, सबसे ज़्यादा सकल उत्पादन भारत। तो इस प्रकार, और भारत इन सब के केंद्र में है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो कुल व्यापार होता है दक्षिण भारत में या दक्षिण एशिया में, कुल व्यापार का 2/3 हिस्सा, व्यापार का 2/3 हिस्सा भारत उसका योगदान देता है। और इसीलिए इस क्षेत्र में विकास की बात करें या शांति की बात करें या स्थिरता की बात करें, भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि भारत इन देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा विकासशील है। भारत इन देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा रिसोर्सफुल है, प्राकृतिक और मानवीय दोनों रिसोर्सेस उसके पास हैं। भारत इन देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा स्किल्ड है, क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए भारत जो है विकास, शांति और स्थिरता में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है इस क्षेत्र में। भारत इसीलिए इस क्षेत्र में क्षेत्रीय शक्ति के रूप में देखा जाता है। क्षेत्रीय शक्ति के रूप में मात्र इसलिए नहीं कि वो जनसंख्या में ज़्यादा है या भू क्षेत्रफल में ज़्यादा है, इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भारत बहुत आगे है। वैसे भी भारत ने पिछले 20-25 साल में तो बहुत उन्नति की है और अब तो उसकी गणना जो है विश्व की सबसे तेजी से उभरती हुई ताकतों में होती है। गत 20-25 सालों में जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ, खासकर 1991 के बाद से, जब भारत ने आर्थिक व्यवस्था का ढांचा बदला 1991 में, और उसी वर्ष जब रूस या सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो भारत बहुत तेज़ी से
विश्व राजनीति में उभरा है और वो क्षेत्रीय राजनीति से बाहर आकर अब वो विश्व राजनीति में एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। तो जो देश विश्व राजनीति में अब बहुत अहम भूमिका निभा रहा है वो क्षेत्रीय राजनीति में निश्चित रूप से बहुत आगे ही होगा। ये तो हुई बहुत अच्छी बात, लेकिन इसकी बुराई ये है भारत की बहुत बढ़ती हुई ताकत को दूसरे देश बड़ी शंका की दृष्टि से देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भारत बिग ब्रदर जैसा बर्ताव कर रहा है। बिग ब्रदर, बड़ा भाई। बड़े भाई होते हैं ना जो छोटों को अपनी छत्र छाया में ही हमेशा रखते हैं, पनपने नहीं देते, बढ़ने नहीं देते। बिग ब्रदर। पर सच्चाई है कि भारत आज दक्षिण एशियाई देशों के अन्य देशों की तुलना में बहुत आगे है और विश्व राजनीति में बहुत उभरता हुआ एक शक्तिशाली देश है। ये तो बात हुई भारत बनाम दक्षिण एशिया के अन्य देश आर्थिक मामलों में और उसके साथ ही अन्य मामलों में, विकास के मामलों में, भौगोलिक मामलों में। अब हम थोड़ा सा देखें कि राजनीतिक दृष्टि से अंदरूनी राजनीति कैसी रही। वहाँ पे जो राजनीतिक व्यवस्था है इन देशों में, उसमें कितना स्थायित्व है, कितनी उथल पुथल है, कितने बदलाव हैं, कितनी शांति है। दक्षिण एशिया में यदि मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करूं, जो आज विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानी जाती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो दक्षिण एशियाई देशों में राजनीतिक प्रणाली की यदि बात करें तो भारत और श्रीलंका, ये दो ही देश ऐसे हैं जिन्हें हम पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक कह सकते हैं। इन 8 देशों में पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक देश केवल यही 2 हैं, भारत और श्रीलंका। यहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा, कम से कम भारत में तो ये सुनिश्चित है कि लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि कितनी भी उल्टी बयार हमारे पड़ोसी देशों में बहे लोकतंत्र के खिलाफ, भारत पर उसका असर नहीं होगा। यही स्थिति कमोबेश हम श्रीलंका की भी कह सकते हैं, जहां लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत है। इन देशों में राष्ट्रवाद की जो भावना है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है। राष्ट्रवाद की जो बुनियाद है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही रखी गई है और इसीलिए इन देशों में लोकतंत्र मजबूत है, इन 2 देशों में। और तमाम घरेलू समस्याएं, तमाम जातीय संघर्षों के बावजूद ये दोनों देश अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने में सफल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तमाम समस्याओं के बावजूद और जातीय संघर्षों के बावजूद। यदि जातीय संघर्ष की बात कर रहा हूँ तो उसका मेरा इशारा श्रीलंका के जातीय संघर्ष की ओर है। उसके बावजूद यहाँ लोकतंत्र मजबूत बना हुआ है। थोड़ा पाकिस्तान और बांग्लादेश की ओर झांकें। दुर्भाग्य से इन 2 देशों का रिकॉर्ड लोकतंत्र के मामले में बहुत कमज़ोर रहा है, न्यूनतम। सैनिक तानाशाही इन दोनों देशों में ज़्यादा लंबे समय रही। एक तो सैनिक शासन और उसमें से तानाशाही शासन, जो लोकतंत्र का ठीक उल्टा होता है। इसी तानाशाही के कारण, सैनिक सत्ता के कारण दोनों देशों में लोकतंत्र के प्रयास हुए, लेकिन स्वच्छ लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल नहीं हो पाई। जब तब सैनिक तख्ता षड्यंत्र, तख्ता पलट यह होता रहा इन दोनों देशों में। शीत युद्ध काल में जो 1990 तक का था,
1945 से 1990 जब दो महाशक्तियों के बीच तनातनी होती थी, उस दौर में बांग्लादेश में तो निर्वाचित सरकारें थीं। बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकारें रहीं 1990 के आसपास तक, लेकिन बाद में आपसी राजनीति, अंदरूनी राजनीति इनको बहुत परेशान करती रही और इसी कारण वहाँ पर लोकतंत्र स्थायी नहीं हो पाया। पाकिस्तान, यदि हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में आने वाले अभी के कुछ काल में वहाँ लोकतंत्र है, पर वह सैनिक सत्ता की ताकत पर भी आधारित है। सैनिक सत्ता का प्रचुर बोलबाला है। पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, इनके नेतृत्व में सरकारें बनी। उसके पहले जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में भी लोकतांत्रिक सरकार थी, लेकिन सैनिक सत्ता ने उनका तख्ता पलट दिया और उन्हें फांसी दी गई। बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ का हश्र भी कोई बेहतर नहीं हुआ। बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई, नवाज शरीफ देश छोड़ के चले गए। वर्तमान में इमरान खान, प्रसिद्ध क्रिकेटर, पाकिस्तान के प्रसिद्ध क्रिकेट के खिलाड़ी, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वहाँ के मुखिया हैं, किसी तरह लोकतांत्रिक मुखौटा लेकर सरकार चला रहे हैं। लोकतांत्रिक मुखौटे से मेरा तात्पर्य है, कहने को तो वो निर्वाचित सरकार, लेकिन जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उस पर बहुत से प्रश्न चिन्ह हैं। सैनिक सत्ता का वहाँ जो दबाव है उसके कारण वहाँ लोकतंत्र पे बहुत प्रश्न उठता है। सन 1999 में जब सैनिक तख्ता पलट हुआ था, तब वहाँ पे सही अर्थ में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल नहीं हो पाई थी पाकिस्तान में। तो हम कह सकते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश लोकतंत्री रहे, लोकतंत्री जामा पहनने की कोशिश की, पर सैनिक तानाशाही के कारण वहाँ पे सच्चा लोकतंत्र नहीं आ पाया है। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अब हम थोड़ा नेपाल की ओर झांकें, जो भारत के उत्तर में स्थित है और भौगोलिक दृष्टि से बहुत अहम लोकेशन है, क्योंकि उसकी सीमा चीन से भी लगी हुई है। एक तरफ तिब्बत भी है, हिमालय की पहाड़ियाँ हैं। वहाँ पे लोकतंत्र की क्या स्थिति है? नेपाल में संवैधानिक लोकतंत्र था, संवैधानिक लोकतंत्र चलता था, लेकिन वहाँ के जो राजा थे 2005 में प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर उन्होंने शासन अपने हाथ में ले लिया था। यानी संवैधानिक लोकतंत्र को हटाया और शासन अपने हाथ में लिया वर्ष 2005, और इस प्रकार वहाँ पे राजसत्ता आई। और परिणाम क्या हुआ? जन विद्रोह प्रारंभ हुए, जनता का विरोध शुरू हुआ, गृह युद्ध की स्थिति आ गई और जन विद्रोह का जो सिलसिला चला, तो उसके बाद फिर लोकतंत्र की बहाली हुई और राजा की स्थिति नाम मात्र की कर दी गई। लेकिन गत 10-15 वर्षों में नेपाल यद्यपि लोकतंत्र बना हुआ है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता हावी है। वहाँ परस्पर विरोधाभासी विचारों के दल हैं और पड़ोसी राष्ट्रों का प्रभाव, चाहे वो चीन हो, चाहे भारत हो, चाहे कुछ अन्य देश हों, उसके प्रभाव से अंदरूनी राजनीति बहुत प्रभावित होती है और इसलिए वहाँ राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, यद्यपि लोकतंत्री व्यवस्था को बनाए रखने का जब तब प्रयास होता है। ये स्थिति हुई नेपाल की।